हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माय नेम इज़ अभिषेक और आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 39 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्रॉप पर्ल मिलेट के बारे में। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल और वीडियोज़ अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेज एंड अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगी रेगुलर। ठीक है। लास्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, कंटेंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है आपके बीएससी एंड पीजी के लिए, तो आप हमारे ऐप जीएफए एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है डिफरेंट सोर्सेज से। सो आप उसको डाउनलोड करके हमारी वीडियोस भी आप वहाँ देख सकते हैं। साथ साथ आप अपने नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एग्री मून के हमने बहुत सारे नोट्स को भी इकट्ठा एक जगह कर दिया, यानी बुक्स जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे वो भी आपको एक जगह मिल जाएंगी। सो इन सारी चीज़ों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। सो जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है इसमें पर्ल मिलेट के लिए, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेनिसिटम ग्लॉकम। ठीक है। सो अगर इसके फैमिली के बारे में बात करें तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी या फिर ग्रामिनी। और इनका वर्नाकुलर नेम जो है अपने रीजन वाइज बहुत सारे हैं, यानी इनको किन किन नेम से जाना जाता है। बाजरा बंगाली में कहते हैं इसे, हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है, बजरी भी कहते हैं इसे। ठीक है। और अदर नेम्स अगर हम देखें तो स्पाइक्ड मिलेट या फिर पर्ल मिलेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके कुछ वर्नाकुलर नेम्स हैं, आप देख लेना, सारे नेम्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो है अफ्रीका, यानी अफ्रीकन ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड कंडीशन में इनमें टोटल होते हैं 14, यानी 2n इज इक्वल टू 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है फॉर द डिप्लॉयड कंडीशन। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सुटेबल है। ठीक है, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर कॉन्टिनेंट वाइज तो एशिया एंड अफ्रीका जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली पड़ते हैं। तो इनके जो कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक रीजन में है, ज़्यादा जो ट्रॉपिक रीजन में पड़ते हैं वहाँ पे इनको कल्टीवेट किया जाता है ज़्यादातर। इंडिया में वो रीजन जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है उन रीजन को छोड़ के इनको हर जगह ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा जो है अकाउंट्स 87% ऑफ द टोटल एरिया। जितने एरिया वर्ल्ड में इंडिया में जो कवर किया जाता है उससे उसका जो 87% ऑफ जो टोटल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट है वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड हरियाणा। ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो पर्ल मिलेट इज़ वन ऑफ द मेजर कोर्स ग्रेन क्रॉप। ठीक है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी द पुअर मैंस फूड। ठीक है। क्या होता है कि जैसे अगर हम वीट से कंपेयर करते हैं तो वीट से जो पर्ल मिलेट है वो ज़्यादा मतलब ईजिली ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, वीट में हमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इन पर्ल मिलेट वगैरह ऐसा क्रॉप है जिनमें वाटर रिक्वायरमेंट कम है और इनमें हमें अपनी साइड से जो मेहनत करना पड़ता है या फिर जो टेक केयर जो होता है वो कम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको पुअर मैंस फूड बोला जाता है, क्योंकि अगर वीट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वीट को जो नहीं खरीद सकते हैं, वो पर्ल मिलेट को ही खाते हैं ज़्यादा। मतलब उनका जो स्टेपल फूड है, जो ज़्यादा गरीब हैं या फिर जिन्हें वीट, जिनकी कैपेसिटी नहीं है रेगुलर वीट खरीद के आटा लेकर, मतलब आटे की चपाती खाने की, वो क्या करते हैं पर्ल मिलेट को ही जो अपने रेगुलर फीडिंग में यानी अपने रेगुलर फूड में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कटैल मिलेट भी कहा जाता है। Staple food is in a short period most drought tolerant among the cereals and millets। कहने का मतलब है सीरियल्स और मिलेट्स में जो पर्ल मिलेट है वो मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। सबसे ज़्यादा ड्रॉट यानी सूखा जो होता है उसको झेल सकता है। द ग्रेन ऑफ पर्ल मिलेट इज सुपीरियर इन न्यूट्रिटिव वैल्यू टू सॉर्गम ग्रेन बट इन्फीरियर टू दी फीडिंग वैल्यू। कहने का मतलब है अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू में अगर देखें तो सॉर्गम से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर फीडिंग वैल्यू देखें, खाने की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी कहने का मतलब है कि कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है इसका कम है। ठीक है। न्यूट्रिशनल कंटेंट अगर हम बात करें पर्ल मिलेट की तो ग्रेन कंटेंट्स 12.4% ऑफ द मॉइस्चर। ठीक है, 11.6% ऑफ द प्रोटीन, 5% फैट, 67% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड 2.7% ऑफ द मिनरल्स। पर्ल मिलेट ग्रेन्स आर ईटन कुक्ड लाइक राइस और चपातीज। ठीक है, मतलब हम राइस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर चपातीज की तरह। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फीड फॉर पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर फॉर कैटल। मतलब इसको हम एज अ ग्रीन फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ हम ड्राई फॉडर भी यूज़ करते हैं फॉर दी कैटल्स। अगर पीएच बात करें किस पीएच रेंज में इनको प्रॉपरली हम ग्रो करा सकते हैं, तो पीएच रेंज जो है वो अप्रॉक्स न्यूट्रल है, यानी 6 to 8 के रेंज में। तो एल्कली सॉइल्स जो है मोस्टली कहा जाता है कि सुटेबल सॉइल्स होते हैं इनके लिए जिनमें हम पर्ल मिलेट को लगाएं। एल्कली सॉइल मतलब थोड़ा सा बेसिक,
एसिडिक सॉइल के लिए क्या करेंगे, जो उनका ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगा, या फिर जो हमारी ग्रेन वैल्यू है, ईल्ड वैल्यू है, वो डिक्रीज कर जाएगी। सेंसिटिविटी अगर बात करें तो येस, दे आर सेंसिटिव टू वाटर लॉजिंग। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया किसी फील्ड में तो वहाँ पे क्रॉप खराब होने का डर है। और दूसरा एसिडिक सॉइल, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। सो सबसे पहला बात आता है कि हम कौन से मंथ में इसको कल्टीवेट करेंगे। सो कल्टीवेशन के लिए आप देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिकली, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये तमिलनाडु साउथ साइड यूज़ की जाती हैं। सो अगर हम पीरियड यानी सीजन वाइज बात करें तो मार्च एंड अप्रैल इज़ द कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इसमें यानी हम सोइंग वगैरह करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। जनवरी फरवरी आर द टू मोस्ट कॉमन ऑफ पर्ल मिलेट इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के लिए बेसिकली लिखा हुआ है। तो तमिलनाडु में ये चीज़ें दो, जो ये जो सीज़न है ना, मार्च टू अप्रैल, उनको अलग नाम से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो मार्च टू अप्रैल एंड जनवरी टू फरवरी इनको कल्टीवेट करते हैं। ओवरऑल इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में जिस टाइम पे, अगर ओवरऑल हम इंडिया में बात करते हैं तो जिस टाइम पे जो ह्यूमिड हॉट कंडीशन होता है इंडिया में, यानी अगर हम बात करें फ्रॉम मार्च टू जून, इस टाइम पे हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं? CO7, ठीक है, CO9, X7, ICMV 221। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं पर्ल मिलेट की जो कि यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अगर इनमें भी अगर हम फेमस वेराइटी की बात करें तो माल बिंद्रो इज़ अ फेमस वेराइटी ऑफ बाजरा, ठीक है। हाइब्रिड, इनके हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं? HB1, HB2, ठीक है, ये इनकी कुछ हाइब्रिड्स हैं। कंपोजिट 6 इज़ द फॉडर वेराइटी। आप इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं फॉडर के लिए कह रहे हैं या फिर जनरल कंजम्पशन के लिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखोगे क्योंकि ऐसे MCQs में ये पूछी जा सकती हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, 1 मिनट, यस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नर्सरी, आप नर्सरी को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि देखो इसको जो हम क्या करते हैं, नर्सरी करते हैं और कर भी सकते हैं, हम डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं एंड नर्सरी प्रिपेयर करके वहाँ पे सीडलिंग को बना के फिर हम उसको मेन लैंड पे ले जा सकते हैं। सो अगर हम केस लेकर चले नर्सरी प्रिपरेशन के लिए, तो नर्सरी में सबसे पहले हमें उनके लिए बनाने हैं बेड्स, यानी उनके लिए लैंड प्रिपेयर करना है। सो फॉर रेजिंग सीडलिंग्स टू 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, अगर हमें 1 हेक्टेयर लैंड में लगाना है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, 7.5%, यानी 1 हेक्टेयर का 7.5% ऑफ द जो लैंड है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर दी नर्सरी, ठीक है। और नियर दी वाटर सोर्स, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में हमें तो वाटर देना चाहिए। एवरी सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेट, वाटर लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। अगर वाटर रुकेगा तो फिर वहाँ पे जर्मिनेशन के बाद वो तुरंत सीडलिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर जो है वहाँ पे स्टैग्नेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ वाटर बॉडी के पास या फिर जहाँ पे वाटर रिसोर्स या फिर वाटर सोर्स जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे इसको हम सीड बेड बनाते हैं फॉर द टोटल लैंड एरिया 7.5%, ठीक है। प्लो द फील्ड या फिर प्लो द लैंड एंड ब्रिंग इट टू द फाइन टिल्थ, हमें फाइन टिल्थ चाहिए सॉइल में। अगर हम बात करते हैं अगला एप्लीकेशन ऑफ FYM, तो जिस टाइम पे हमने नर्सरी के लिए फील्ड प्रिपेयर किया है तो अप्लाई 750 kg ऑफ FYM और कंपोस्ट एंड इनकॉर्पोरेट बाय प्लोइंग, प्लो करके हमें 750 kg ऑफ द FYM पर हेक्टेयर हमें उसमें लगा देना है, मतलब उस फील्ड में हमें डाल देना है, ठीक है। कवर द सीड्स विथ 500 kg ऑफ द FYM, उसके बाद हमें 500 kg FYM ऊपर से सीड कवर, मतलब जब सीड हम प्लो करके सीड्स को डाल चुके हैं उसके ऊपर से भी हमें FYM यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बेड्स की बात करें, ठीक है, बेड प्रिपेयर करने का, तो बेड प्रिपेयर कैसे करना है, इन ईच सेंट, यानी 1% जो लैंड है, यानी अगर हम बात करें पर हेक्टेयर का 1% जो लैंड है उसमें हमें 6 प्लॉट्स बनाने हैं ऑफ द साइज, ठीक है, हमें 6 प्लॉट्स बनाने हैं। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर विथ 30 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ एंड सॉरी इन ईच सेंट मार्क 6 प्लॉट ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इतना होना चाहिए विथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपस में जो गैप होगा वो कितने 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 दूर पे, 30 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर चैनल इन बिटवीन दी प्लॉट्स एंड ऑल अराउंड, ठीक है। मतलब आसपास की जो दूरी होनी चाहिए दूसरे चैनल से वो 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मतलब एक जो प्लॉट और दूसरा जो प्लॉट है उनके बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ एर्गॉट अफेक्टेड सीड्स एंड स्क्लेरोशिया टू प्रिवेंट प्राइमरी इन्फेक्शन। अब हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें सीड बेड हमने बना लिया, वहाँ पे हम सीड्स को डालेंगे, यानी हमें वहाँ पे क्या करना है, सोइंग करनी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो एर्गट क्या होता है, डिजीज़ होता है, पर्ल मिलेट में भी होता है, ठीक है, जनरल सीरियल्स में भी होता है। तो हम क्या करते हैं, एर्गट डिजीज़ के लिए जो उन इन्फेक्टेड सीड्स हैं उनको हटाना है ताकि स्क्लेरोशिया जो है, यानी जो फंगस जो है वो उसमें लग नहीं पाए,
ठीक है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं इससे। तो ठीक है, तो उसको क्या करना है, अगर इस चीज़ को हटाने के लिए डिजॉल्व 1 kg ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन 10 लीटर ऑफ वाटर, ड्रॉप द सीड्स इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, रिमूव द अर्गट एंड स्क्लेरोसिया अफेक्टेड सीड्स विच फ्लोट, जो ऊपर में तैरते रह जाएंगे इस सॉल्यूशन में सीड्स, उनको हटा देना है। वॉश द सीड इन फ्रेश वाटर 2 or 3 times टू रिमूव द सॉल्ट ऑन द सीड। ठीक है, अब उस सीड को क्या करो, ड्राई करो शेड में। ट्रीट द सीड्स विद द 3 पैकेट्स, एक पैक जो 3 पैकेट्स है उसका वजन कितना होना चाहिए, 600 ग्राम ऑफ द एजोस्पेरिलम एज एन इनोकुलेंट। हम जानते हैं सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए एजोस्पेरिलम के साथ। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं रूट ग्रोथ को। ठीक है, एंड 3 पैकेट्स यानी 600 ग्राम ऑफ द फॉस्फोबैक्टीरिया, आपने पीएसबी का नाम सुना होगा। ठीक है, और 6 पैकेट ऑफ द एजोफॉस, जिसका वजन होगा यानी वेट अगर हम बात करें तो 1200 ग्राम हमें यूज़ करना है। सो दिस इज़ टू प्रिवेंट अर्गट। ठीक है, तो हमें अर्गट और स्क्लेरोसिया वाले सीड्स जो हैं उनको रिमूव करना है। सो नेक्स्ट इज़ द सोइंग एंड कवरिंग ऑफ सीड्स। ये हमने सीड ट्रीटमेंट कर लिया, अब इसको सो करना है। तो सोइंग कैसे करनी है, सो 3.75 kg ऑफ द सीड्स इन 7.5%, यानी जो हमने नर्सरी बनाया है उसमें 3.7 kg ऑफ द सीड्स टोटल लगेगा, उनको क्या करना है, सो करना है। यूज़ इंक्रीज सीड रेट अप टू 12.5 kg पर हेक्टेयर इन सूट फ्लाई एंडेमिक एरिया, जहाँ पे सूट फ्लाई का इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पे एंडेमिक है, जो हर साल वहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन होता है सूट फ्लाई का, वहाँ पे हमें सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सूट फ्लाई क्या करती हैं, उन सीड्स को क्या कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, और जहाँ पे सूट फ्लाई का एंडेमिक एरिया है वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर सीड रेट बढ़ा देना है पर हेक्टेयर कितना, 12.5 kg। ठीक है, एंड ट्रांसप्लांट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। ठीक है, क्योंकि जो सीड्स बर्बाद हो जाएंगे उनको हटाना पड़ेगा, और जो हमारे सीडलिंग्स जो हेल्दी होंगे सिर्फ उन्हीं को ट्रांसप्लांट करना है आगे जाके, मतलब आगे इन द सेंस मेन फील्ड में। ठीक है, कवर द सीड्स बाय स्मूथनिंग आउट द रील्स विथ हैंड। कहने का मतलब है जब आप सीड्स डाल दो तो उसको स्मूथ ऊपर से सीड को कवर करके स्मूथनिंग कर देना, मतलब नॉर्मल सॉफ्ट हैंड से उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द सोइंग मेथड। सीड रेट 4 to 5 kg पर हेक्टेयर हमें लगेगा। ठीक है, टेस्ट वेट अगर हम बात करें, टेस्ट वेट मीन्स 1000 ग्राम ऑफ द सीड का जो वजन होना चाहिए वो 1000 सीड्स का जो वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, वो 5 to 7 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन बात करें तो इरिगेशन टू द सीड बेड। ठीक है, प्रोवाइड 1 इनलेट टू ईच यूनिट ऑफ द 6 प्लॉट्स टू अलाउ द वाटर इन द चैनल, टर्न ऑफ द वाटर सप्लाई व्हेन रेज बेड इज वेट। मतलब जो हमारा जो बेड हमने बनाया है अगर वो वेट हो गया तो उस टाइम पे हमें फिर वाटर सप्लाई बंद कर देनी है। अब हम आते हैं मेन फील्ड में क्या करना है। सेकंड इज द मेन फील्ड। मेन फील्ड प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, प्लो विथ एन आयरन प्लो ट्वाइस, 2 बार हमें प्लोइंग करनी है, एंड विथ कंट्री प्लो। ये टाइप्स ऑफ प्लो हैं, आप जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन का, वहाँ पे हम प्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपको बस यहाँ पे यही चीज़ बता देता हूँ कि प्लोज जो है हमें एक आयरन प्लो से और दूसरा चीजल प्लो से हमें 2 बार उसे प्लो करना है, ताकि हमें फाइन टिल्थ मिल जाए सॉइल में, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हमें फाइन टिल्थ चाहिए। नेक्स्ट, चिजलिंग फॉर सॉइल विथ हार्ड पैन। ठीक है, मतलब हार्ड पैन जो है उनको चिजल प्लो से हमें तोड़ तोड़ देना है। ठीक है, सोलो डेप्थ विथ चिजल प्लो एट 0.5 मीटर इंटरवल। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, चिजल प्लो यूज़ करके फाइनली जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि जो हमारा मेन फील्ड है उसमें हम फाइन टिल्थ बना पाए। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्रीवियस वन। ये किस तरीके से चिजल प्लो को चलाना है, इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको समझना है। ठीक है, एक हम मान लीजिए आप जहाँ पे बैठे हो आपके एकदम सामने, मतलब आपसे आप जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में एक बार चलाना है, और एक बार आप राइट हो जाओ परपेंडिकुलरली राइट, या फिर लेफ्ट हो जाओ, उस डायरेक्शन में इसको चलाना है। ठीक है, सो दिस इज टू मेक द फाइन टिल्थ इन दी लैंड। हमें फाइन टिल्थ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ FIM एंड कंपोस्ट। अब मेन फील्ड में FIM एंड कंपोस्ट का एप्लीकेशन कब करना है, स्प्रेड 12.5 टन पर हेक्टेयर ऑफ FIM और कंपोस्ट। ठीक है, और कंपोस्टेड कॉयर पिथ यूनिफॉर्मली ऑन अनप्लो सॉइल। ठीक है, मतलब हमें अनप्लो सॉइल पे किस किस चीज़ों का यूज़ करना है, 12.5 kg 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM यूज़ कर लो, या फिर कंपोस्ट यूज़ कर लो, या फिर कंपोस्टेड कॉयर पिथ को यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्मली अनप्लोड सॉइल पे। इनकॉर्पोरेट दी मैन्योर बाय वर्किंग दी काउंट्री प्लो। अब हमने डाल दिया तो उसके ऊपर काउंट्री प्लो यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्लाई एजोस्पिरिलम टू द सॉइल एट द रेट ऑफ 10 पैकेट्स पर हेक्टेयर यानी 2000 ग्राम, and 10 packets यानी 2000 ग्राम ऑफ द PSP एंड 20 पैकेट्स यानी 4000 ग्राम ऑफ एजोफॉस विथ 25 kg ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का, एंड इसको हम FIM के साथ मिक्स करके पूरे जो लैंड है उसमें हम स्प्रेड कर देते हैं।
अगर हम बात करें फॉर्मिंग रिजेस, मतलब मेन फील्ड में हमें रिजेस एंड फरोज बनाना है ताकि हम इरिगेशन टाइम टू टाइम दे पाएँ, ठीक है। जो भी मिनिमम इरिगेशन भी चाहिए, वेट करने के लिए भी चाहिए, तो हमें रिजेस एंड फरोज बनानी है। तो फॉर्म रिजेस एंड फरोज यूजिंग 3 रिजेस 6 मीटर लॉन्ग एंड 45 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ पल्सेस इज इंटरक्रॉप, अगर हम पल्स भी लगा रहे हैं इंटरक्रॉप में, फॉर्म रिजेस एंड फरोज 6 मीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इफ रिजेस प्लांटिंग इज नॉट फॉलोड, अगर रिज एंड फरोज वाला हम प्लांटिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फॉर्म बेड्स ऑफ दिस साइज, हमें कैसे बेड्स बनाने हैं जहाँ पे हम मेन प्लांट करेंगे, ऑफ द साइज 10 मीटर स्क्वायर और 30 मीटर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन दी वाटर अवेलेबिलिटी। आपके पास जैसे वाटर अगर कम है, ठीक है, अगर सोचो आप वाटर ज़्यादा है तो आप बेड्स क्या करोगे, अगर पानी ज़्यादा है तो आप बेड्स क्या करोगे, पास पास लगाओगे, पानी कम है तो बेड्स क्या करोगे, दूर दूर लगाओगे, ठीक है। फॉर्म इरिगेशन चैनल्स, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, रिजेस एंड फरोज अगर बना रहे हैं तो इरिगेशन चैनल तो ऑटोमेटिकली बन गया। अगर हम रिजेस एंड फरोज नहीं बनाएंगे तो हमें उसके लिए स्पेशली वाटर चैनल बनाना पड़ेगा, ताकि जो हम बेड बना रहे हैं, यानी जो हम बना रहे हैं जहाँ पे हम सीड्स को, सॉरी, जो ट्रांसप्लांटेड, जो नर्सरी से हम क्रॉप लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे उसको प्लांट करेंगे वहाँ तक वाटर प्रॉपरली पहुँच पाए। सो दिस इज़ द फॉर्मिंग ऑफ रिजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। हम एप्लीकेशन कब करेंगे फर्टिलाइजर, या फिर कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है, तो अप्लाई एनपीके फर्टिलाइजर्स एज पर द सॉइल टेस्ट रिकमेंडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लो अपने फार्म का, ठीक है। क्या आपके सॉइल में रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, क्योंकि आप उसमें मेंशन होता है कि आप कौन कौन से क्रॉप को कल्टीवेट करते हो। सो आपको चीज़ें वहाँ से, तो आपको पहले तो आप रिकमेंडेड डोज में ही यूज़ करो। अगर नहीं पॉसिबल है सॉइल टेस्ट रिकमेंडेशन, ठीक है, तो हमें एक ब्लैंकेट, यानी आँख बंद करके बोलते हैं ना कि इतना हम डाल सकते हैं, एक रेशियो हमने फिक्स किया है 70:35:35 kg ऑफ नाइट्रोजन, P2O5 एंड K2O पर हेक्टेयर फॉर ऑल दी वेराइटीज़। मतलब एक नॉर्मल 75 kg, 35 kg एंड 35 kg ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम हमें यूज़ करना है फॉर ऑल दी वेराइटीज़। फॉर हाइब्रिड अगर हम बात करें तो 80 kg, 40 kg एंड 40 kg, मतलब ये रेशियो चेंज कर जाता है फॉर हाइब्रिड्स, 80 40 40, ठीक है। अप्लाई दी रिकमेंडेड नाइट्रोजन इन 3 स्प्लिट्स। हमें नाइट्रोजन भी जो यूज़ करना है, यानी 70 kg या फिर 80 kg एकदम से नहीं डाल देना, 3 स्प्लिट्स में डालेंगे, 25 kg, 50 kg एंड 50 kg, ठीक है। सॉरी, केजी नहीं, आप समझो इसको परसेंट वाइज समझो, पहले 25% यूज़ करेंगे, फिर 50% यूज़ करेंगे, फिर 25% यूज़ करेंगे, चाहे हम 80 kg यूज़ कर रहे हो या फिर 75 kg यूज़ कर रहे हो, मतलब उसका जो परसेंटेज है 25, 50 एंड 25 होना चाहिए। कब कब, पहला बेसल डोज, जब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइम पे। और फिर कब यूज़ करना है, यानी 50% कब यूज़ करेंगे, 15 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। और फिर यूज़ करेंगे 25% 30 डेज ऑफ सोइंग के बाद। एंड द फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है बेसिकली हम डाल सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही हम कंप्लीट डोज फॉस्फोरस और पोटेशियम का डाल सकते हैं, सिर्फ हमें नाइट्रोजन में ही इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ एजोस्पिरिलम एंड पीएसपी और एजोफॉस along with 75% of the recommended NPK is recommended for रेनफेड कंडीशन। अगर हम रेनफेड कंडीशन में कर रहे हैं तो इन सब सारी चीज़ों को, इन सब सारी चीज़ों का कंबाइंड एप्लीकेशन करना है, यानी एक साथ ही एप्लीकेशन कर देना है मेन फील्ड में। अब मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द मेथड। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन में क्या है, अप्लाई फर्टिलाइजर्स ओनली इन दी रो इन विच पर्ल मिलेट इज टू बी सोन एंड कवर अप टू 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमें सॉइल में इसको लगाना है, यानी एनपीके डालना है, और उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे मतलब क्रॉप नियर पड़े, उसी जगह पे हम इस चीज़ को लगाते हैं। अगर हम एजोस्पिरिलम एज एन इनोकुलेट यूज़ कर रहे हैं फॉर सीड्स, सीडलिंग यूज़ ओनली 50 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फॉर दी वेराइटी, ठीक है, एंड 60 kg ऑफ नाइट्रोजन फॉर दी हाइब्रिड, ठीक है। अगर हम एजोस्पिरिलम यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सीड्स के लिए 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए 60 kg ऑफ नाइट्रोजन ही हमें यूज़ करना है। दिस इज़ द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। सो मूविंग टू दी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जैसे जिंक वगैरह में डालना हुआ, बोरॉन डालना हुआ, ठीक है, तो सम ऑफ दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर बात करते हैं तो अप्लाई 12.5 kg पर हेक्टेयर ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर विथ सैंड टू मेक 50 kg। कहने का मतलब है सैंड ले लेना है हमें, ठीक है, और 12.5 kg ऑफ दी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 50 kg ऑफ दी हमें क्या कहते हैं फर्टिलाइजर मिक्सचर बनाना है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर बनाना है। तो सिंपल से 50 kg में से 12.5 kg क्या होगा हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा, बाकी क्या होंगे, सैंड होंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहने का मतलब है कि ये जो है रिकमेंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। अप्लाई ऑन द सरफेस जस्ट बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कब यूज़ करना है, सरफेस पे ही, मतलब मिट्टी के ऊपर ऊपर ही, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, सॉरी बिफोर प्लांटिंग, या फिर आफ्टर सोइंग भी कर सकते हैं, जब हमने सीड्स को कवर कर दिया है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट द मिक्सचर ऑन द सरफेस
टू दी सीड लाइन, जहाँ पे सीड लगाया ना हमें सिर्फ उसके ऊपर ही इसको चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना होता है। इफ़ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर इज़ नॉट अवेलेबल, अप्लाई 25 kg ऑफ चीज़ें हैं जिंक कि सल्फेट। अभी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके लिए मिक्सचर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है या तो फिर आप कुछ वहाँ से अभी फार्मर्स भी अफोर्ड डाउनलोड नहीं कर कर सकते हो। सकते तो सो गाइस 25 चलिए kg ऑफ मिलते हैं दी नेक्स्ट ज़ेटोनास लेक्चर में। फोर मिक्सचर हम यूज़ कर सकते बाय हैं विद बाय। सैंड 50 kg पर हेक्टेयर, मतलब सैंड एंड जिंक सल्फेट का मिक्सचर बना लेना है 50 kg का पर हेक्टेयर के लिए, उसे हम अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। अगर हम बात करें मेन फील्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या आता है, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। तो हमें कैसे करना है, ट्रांसप्लांटेड क्रॉप के लिए स्पेसिंग जो होगा 45 × 15 सेंटीमीटर फॉर ऑल दी वेराइटीज़, ठीक है, जिसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी नर्सरी में ग्रो करके फिर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। रूट टिपिंग विद बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मैनेजमेंट हम मेन फील्ड में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप के लिए तो स्पेसिंग हो गया। रूट टिपिंग विद बायो फर्टिलाइजर्स, प्रिपेयर द स्लरी विद 5 पैकेट्स यानी 1000 ग्राम ऑफ द एजोस्पिरिलम, 5 packets यानी 1000 gram per hectare of the PSB and 10 packets of the azophos यानी 2000 gram per hectare in the 40 liter of water and dip the roots of the seedlings 15 to 30 मिनट बिफोर प्लांटिंग। कहने का मतलब क्या है, जब आप नर्सरी से ले जाके मेन फील्ड में ले जा रहे हो, नर्सरी में ग्रो करा के, तो उसके रूट को हम डीप कर देते हैं इन सारे जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें। सॉल्यूशन किस किस चीज़ का, एजोस्पिरिलम, ठीक है, पीएसबी एंड एजोफॉस का। यहाँ पे हमने जो डेटा है जस्ट आपको बता भी दिया और यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डायरेक्ट सोन क्रॉप के लिए जिनको हम डायरेक्टली मेन फील्ड में लगा रहे हैं, तो सोक ऑफ पर मिलेट सीड्स आइदर इन दी 2% पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और 3% सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर 16 आवर्स फॉलोड बाय 5 आवर्स सेट ड्राइंग इम्प्रूव्स जर्मिनेशन एंड स्टैंड। कहने का मतलब है कि हमें सीड को क्या करना चाहिए, KCl 2% या फिर NaCl 3% सॉल्यूशन में हमें 16 घंटे तक छोड़ देना चाहिए, फिर 5 घंटे उसको सेट ड्राई करके फिर उसको हमें जर्मिनेट करना चाहिए, ताकि जो जो जर्मिनेशन है और जो स्टैंड करने की कैपेसिटी है प्लांट की लैंड में, वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होना चाहिए अगर हम पर मिलेट लगा रहे हैं तो, यानी कितने प्लांट्स होने चाहिए पर हेक्टेयर में, वो होने चाहिए 1,45,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर यानी सीडलिंग्स पर हेक्टेयर। वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई दी प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड्स लाइक एट्राजीन 50 WP at the rate of 500 ग्राम पर हेक्टेयर 3 days आफ्टर सोइंग, ठीक है। और ट्रांसप्लांटिंग एज स्प्रे ऑन दी सॉइल सरफेस यूजिंग बैकपैक या फिर नैपसैक स्प्रेयर फिटेड विथ फ्लैट टायर नोजल यूजिंग 900 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। कहने का मतलब है कि हम उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड की तरह यूज़ भी किया जा सकता है फॉर दी वीड मैनेजमेंट या फिर वीड कंट्रोल। अप्लाई हर्बिसाइड्स विद देयर इज सफिशिएंट अप्लाई हर्बिसाइड व्हेन देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल। हर्बिसाइड को तभी यूज़ करो जब जिस टाइम पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो सॉइल में है वो ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो। हैंड वीड ऑन हैंड वीडिंग कब करनी है, 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग इफ़ प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड इज अप्लाइड। अगर हमने हर्बिसाइड अप्लाई किया हुआ है फिर भी 30 से 35 दिन बाद हमें क्या करनी चाहिए, हैंड वीडिंग करनी चाहिए। इफ़ प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड इज नॉट अप्लाइड, हैंड वीडिंग जो है 15 मतलब 2 बार करनी है, 15 डेज पे भी और 30 डेज पे भी आफ्टर सोइंग। सो दिस इज़ द वीड मैनेजमेंट। अगर हम बात करें थिनिंग एंड गैप फिलिंग, थिनिंग क्या होता है और गैप फिलिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ क्रॉप जो है डैमेज हो गया तो हमने नर्सरी से लेके क्या करना है, प्लांट करना है। सो कितने % हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा, कितने प्लांट्स यानी सीडलिंग्स को एक्स्ट्रा लेकर बना के चलना पड़ता है, क्योंकि आप वेट तो नहीं कर सकते कि आप न्यू से सीड लगाओ और फिर से वो चीज़ों आप मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, और जो हमारा हार्वेस्टिंग जो है वो भी अलग अलग हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ें करोगे। तो गैप फिलिंग के लिए हम कुछ प्लांट्स को पहले ही लेकर चलते हैं कि कुछ प्लांट्स तो डैमेज होना ही होना है, ठीक है। तो इन डायरेक्ट सोन क्रॉप आफ्टर फर्स्ट फीडिंग एट द टाइम ऑफ इरिगेशन gap fill and thin the crop to a spacing of 15 centimeter between plants, cowpea crop to 20 centimeter between the plants and other pulses crop to 10 centimeter between the plants। मतलब गैप फिलिंग हम मेन क्रॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेम क्रॉप से भी कर सकते हैं जिस क्रॉप को हम लगा रहे हैं। टॉप ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर, टॉप ड्रेसिंग मतलब, ठीक है, टॉप ड्रेसिंग मतलब होता है जब हमने लगा दिया उसके बाद कैसे कैसे कब हम डालेंगे फर्टिलाइजर्स को। टॉप ड्रेस द नाइट्रोजन एट 15 एंड 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सोइंग, यानी 15 और 30 दिन के बाद हम डाल सकते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। इन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप ओपन अ फरो 5 सेंटीमीटर डीप विद द स्टिक और हो एट द बॉटम ऑफ द फरो, प्लेस द फर्टिलाइजर एंड कवर, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में क्या करना है, फरो को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर डीप और उसमें हमें फर्टिलाइजर डाल के उसको कवर कर देना है। इन केस ऑफ द डायरेक्ट सोन क्रॉप अप्लाई द फर्टिलाइजर इन बैंड, ठीक है।
इफ़ इनकॉर्पोरेटेड विथ पल्सेस अप्लाई द फर्टिलाइजर टू द पर मिलेट क्रॉप ओनली। अगर हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है, ठीक है, सॉरी इंटरक्रॉप लिखा हुआ था, यहाँ पे इंटरक्रॉप लिखा हुआ है। इंटरक्रॉप अगर हमने पर्ल से किया हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि हम नाइट्रोजन या फिर जो भी फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं टॉप ड्रेसिंग में, वो सिर्फ पर्ल मिलेट को लगे, ठीक है, ना ही हमारे जो लेग्यूम्स जो भी हमने यूज़ किए हुए हैं इंटरक्रॉप में उस पर, ठीक है। मैंने लेग्यूम इसलिए बोला है कि जनरली हम सीरियल्स के साथ लेग्यूम ही इंटरक्रॉप में यूज़ करते हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इरीगेट द क्रॉप। हमें क्रॉप को क्या करना है, इरिगेशन देना है, ताकि जो हमारे फर्टिलाइजर्स रिलीज हो रहे हैं सॉइल में वो प्रॉपरली प्लांट को मिल जाए। नेक्स्ट इज द वाटर मैनेजमेंट। इट इज़ हाईली ड्रॉट टॉलरेंट एंड हेंस 2 से 3 इरीगेशन आर सफिशिएंट। 2 से 3 इरीगेशन जो है वो सफिशिएंट है। कब कब देना जरूरी है, क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जब फ्लावर निकलने हो और जब ग्रेन फिल हो रहे हो, यानी जो टिलर्स पे जो ग्रेन्स लगते हैं उस टाइम पे। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरीगेशन, ईयर हेड इमरजेंस। अगर मान लो आपके पास एक ही बार मतलब पानी की कमी है, आप एक बार ही डाल सकते हो, तो किस टाइम पे डालना है, आपको ईयर हेड इमरजेंस के टाइम पे, यानी जब ईयर हेड निकल रहा हो उस टाइम पे। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 300 to 400 मिलीमीटर ऑफ द वाटर इज ओनली रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब सॉइल सरफेस से कितना, 300 से 400 मिलीमीटर। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस नेचर। प्रोटोगाइनस क्या होता है, ठीक है, प्रोटोगाइनस मतलब जो हमारा फीमेल पार्ट है वो जल्दी इमर्ज कर जाता है, ठीक है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब जो हमारा मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है साथ साथ में ग्रो नहीं करता है, एक जो है वो पहले ग्रो कर जाता है, इसलिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो प्रमोट हो जाता है इसमें। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टेरिलिटी इन बाजरा कौन सा है, ये याद रखना, TIFT 23A, ठीक है, टिफ्ट 23A इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टेरिलिटी इन द बाजरा। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, आप बार बार सोच रहे हो कि बाजरा मैं क्यों कह रहा हूँ, पर्ल मिलेट को हम हिंदी में बाजरा कहते हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, सिम्टम्स ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर कर गया है क्रॉप, ये कैसे पता लगेगा, लीफ विल टर्न येलो, जो लीव्स हैं वो येलो में टर्न हो जाएंगी, ग्रेन्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। सीड जो टाइप होता है, यानी जो हमारा पर्ल मिलेट है उसके सीड टाइप को हम कहते हैं कायरोप्सिस, तो ध्यान रखना कायरोप्सिस इज द सीड टाइप फॉर द पर्ल मिलेट। सो अगर हम लास्ट जो ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसपे हम हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड ड्राइंग। सो हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, कट द ईयर हेड सेपरेटली, ये जो ईयर हेड जिसमें मतलब हमारे ग्रेन्स लगे हैं उसको सेपरेटली कट करो। कट द स्ट्रॉ आफ्टर अ वीक, ठीक है, अलाउिंग इट टू ड्राई एंड स्टैक इन द फील्ड टिल इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें ईयर हेड को सेपरेटली कट कर लेना है, फिर स्ट्रॉ को आफ्टर वीक क्या करेंगे, कट करेंगे, फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे और मेन फील्ड में स्टैक करके तब तक रखेंगे जब तक उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मतलब उसके जो सीड्स जो ग्रेन्स के ऊपर जो लगा हुआ है उसको हटाने के लिए। थ्रेसिंग कब करना है, ड्राई द ईयर हेड्स, थ्रेस इन अ मैकेनिकल थ्रेशर और स्प्रेड इट एंड ड्रैग अ स्टोन रोलर ओवर इट और कैटल थ्रेसर्स। कहने का मतलब है कि हमें उसको फैला देना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्टोन रोलर को क्या कर देना है, उसके ऊपर से लेके चले जाएंगे, जो भी उनका थ्रेसिंग हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग मतलब जनरली ये मेथड यूज़ किया जाता है। ड्राइंग, ड्राई द सीड्स बिलो 10%, मतलब हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है ना, तो इसको ड्राई करना पड़ेगा ताकि उसमें जो मॉइस्चर हो वो 10% बचे। एंड मिक्स 100 kg ऑफ ग्रेन्स विथ 1 kg ऑफ एक्टिवेटेड कैवलिन, ठीक है, टू रिड्यूस दी राइस वीविल एंड राइस मोथ इंसिडेंस। कहने का मतलब है जो स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं, जैसे राइस वीविल यहाँ पे लिखा हुआ है और राइस मोथ जो है, ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, ये स्टोर करने के बाद भी इन्फेस्टेशन करते हैं, इसीलिए हमें 100 kg ऑफ ग्रेन्स में 1 kg एक्टिवेटेड कायलिन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ड्राइंग एंड स्टोरिंग। और लास्ट जो हमारा जो 2 पॉइंट है, स्टोरिंग एंड ईल्ड। सो स्टोर करने के लिए स्प्रे मैलाथियोन 50 EC 10 ml पर लीटर एट द रेट ऑफ 3 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड, जो है हमें मतलब स्प्रे करना है फ्लूइड को। अगर देखो आप समझना, मैलाथियोन 50 EC को हम यूज़ करेंगे 10 ml पर लीटर एट द रेट कितना यूज़ करना है, 3 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड, मतलब पर 100 मीटर स्क्वायर में इसको यूज़ करना है ओवर दी गनी बैग्स ड्यूरिंग दी स्टोरेज गोडाउंस, ठीक है, स्टोरेज गोडाउंस में हम इसको इस तरीके से स्टोर करते हैं। लास्ट इज़ द ईल्ड। रेनफेड क्रॉप है, यानी जहाँ पे रेन होता है, रेनफॉल ठीक ठाक होता है, वहाँ के लिए 12 से 16 क्विंटल्स पर हेक्टेयर मिलता है। और सॉरी, हाँ ठीक है, और जहाँ पे हमें इरिगेट करना पड़ता है, जहाँ पे हमें पानी देना पड़ता है, उस जगह पे 25 to 35 क्विंटल्स हमें पर हेक्टेयर जो इसका है ईल्ड मिलता है। सो गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बहुत डिस्कस करके, बहुत प्रॉपरली इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके इस लेक्चर को पढ़ा है। सो अगर किसी को भी इस लेक्चर में कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में।
आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आके हमसे वहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 पूछ सकते हैं कुछ भी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलती रहे। और वीडियोस एंड हमारे अकाउंट अपडेट्स के लिए, चैनल अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसमें ऑलरेडी 800 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, सो आप देखकर इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, एवरीथिंग जो हमने डिस्कस किया है आई होप क्लियर हो गया होगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।